नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जो शायद हम सबके घरों का, हमारी ज़िंदगियों का एक ज़रूरी हिस्सा रही है, टेलीविज़न। हाँ, बिल्कुल। ज़रा सोचिए वो शुरुआती धुंधली-सी टिमटिमाती हुई तस्वीरें और आज की वो एकदम साफ, हाई डेफिनिशन दुनिया। कितना लंबा सफ़र रहा है टीवी का। बहुत ही कमाल का सफ़र। हमारे पास जो जानकारी है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। कुछ अकादमिक लेख हैं टीवी के इतिहास पर, डिजिटल बदलाव पर, विकिपीडिया से कुछ चीज़ें हैं और रंगीन टीवी जैसी तकनीक की मतलब आसान भाषा में समझाई गई बातें हैं। जी, और केबल और स्ट्रीमिंग का हमारे कल्चर पे क्या असर पड़ा, इस पर भी कुछ टिप्पणियां हैं। तो आज हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम देखेंगे कि भाई ये टीवी की तकनीक बदली कैसे, क्यों पूरी दुनिया में वो एनालॉग सिग्नल बंद करके डिजिटल पर जाने का इतना बड़ा फैसला हुआ। और इसका हम दर्शकों के लिए मतलब क्या निकला आखिर में। हाँ बिल्कुल। चलिए खोलते हैं इस कहानी को परत दर परत। क्या पता था कि शुरुआती टीवी असल में मैकेनिकल पुर्जों पर चलते थे, जैसे घूमने वाली डिस्क, हिलते हुए शीशे। अजीब लगता है ना सोचकर। हाँ, और ये सोचना कि दुनिया भर में करोड़ों एनालॉग टीवी सिग्नलों को बंद करना, मतलब कितना बड़ा, कितना पेचीदा काम रहा होगा। यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो टीवी का सफर वो शुरू होता है मैकेनिकल आइडियाज से। लोग जैसे अलेक्जेंडर बेन थे, जियोवानी किसली, ये लोग फैक्स जैसी मशीनें बना रहे थे। हाँ, वो तस्वीरों को तार से भेजने की शुरुआती कोशिशें थी एक तरह से। लेकिन जो असली आइडिया माना जाता है वो शायद जर्मन इंजीनियर पॉल निप्को का था। 1884 में एक घूमने वाली डिस्क, निप्को डिस्क। जी, निप्को डिस्क ये तस्वीर को स्कैन करने का एक तरीका था, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर। और उसी दौर में मतलब और भी लोग थे जो अलग अलग सोच रहे थे। फ्रांसीसी मॉरिस लैब्लॉन्क ने हिलते हुए शीशों का सुझाव दिया। एंटोन कोडिली ने एक स्पाइरल स्कैनिंग सिस्टम बनाया। हाँ, और इन सब के पीछे एक और बड़ी खोज थी 1873 में विलोबी स्मिथ की, सेलेनियम धातु की फोटो कंडक्टिविटी। अच्छा, वो क्या थी? मतलब रोशनी पड़ने पर उसका इलेक्ट्रिक करंट पास करने का तरीका बदल जाता है। ये चीज बाद में इलेक्ट्रॉनिक टीवी के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। तो ये सब जैसे पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे, पर तस्वीर अभी साफ नहीं थी। सही कहा। और इन मैकेनिकल सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जो पढ़ने में आया, वो ये कि बहुत मुश्किल थे चलाने में। तस्वीरें धुंधली, रेजोल्यूशन तो बहुत ही कम था। हाँ, जैसे वो एम लॉ का सिस्टम था, वो तो सिर्फ छाया ही दिखा पाता था, पूरी तस्वीर नहीं। तो मैकेनिकल तरीके एक हद तक ही जा पाए। बिल्कुल। असली जो क्रांति आई वो तब आई जब ध्यान मैकेनिकल से हटकर इलेक्ट्रॉनिक पर गया। जी, और इसका हीरो बना कैथोड रे ट्यूब, यानी सीआरटी। ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं इसे। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने 1897 में बनाया था। हाँ, वो डब्बे वाले टीवी का दिल। बिल्कुल, ये वो तकनीक थी जो इलेक्ट्रॉन की बीम से स्क्रीन पर तस्वीर बना सकती थी, बिना किसी घूमने वाले पुर्जे के। और फिर वो स्कॉटिश इंजीनियर एलन कैम्पबेल स्विंडन, उनका 1908 का आइडिया कितना आगे का था कि सीआरटी सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तस्वीर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कैमरे में भी। हाँ, यहीं से समझिए कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक टीवी का दरवाजा खुल गया। फिर हंगरी के कालमान तिहानी ने 1926 में रेडियोस्कोप पेटेंट कराया और उन्होंने प्लाज्मा डिस्प्ले का सिद्धांत भी दिया, जो आज के फ्लैट पैनल डिस्प्ले का नींव है एक तरह से। और अमेरिका में फिलो फार्न्सवर्थ, उन्होंने 1934 में आखिरकार एक चलता हुआ पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिखाई दिया। ये बहुत बड़ा चेंज था। वो भारी शोर करने वाले मैकेनिकल पुर्जों की जगह अब इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और यहीं से साफ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की उम्मीद बंदी। एक मजेदार बात यह भी है कि 1944 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला 625 लाइन वाला टीवी स्टैंडर्ड बनाया। 625 लाइन? हाँ, ये लाइंस तय करती हैं कि तस्वीर में कितनी डिटेल होगी, और यही 625 लाइन वाला स्टैंडर्ड बाद में यूरोप का बेस बना, CCIR स्टैंडर्ड का। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी आ गया। अब अगला कदम था ब्रॉडकास्टिंग, सिग्नल को हवा के जरिए भेजना। जी, टीवी स्टेशंस खुलने लगे, सरकारें लाइसेंस देने लगीं खास फ्रीक्वेंसी या चैनल पर प्रसारण के लिए। शुरू में चैनल बहुत कम थे। हाँ जाहिर है, तकनीक और स्पेक्ट्रम दोनों की सीमाएं थी। और फिर टीवी की दुनिया रंगीन हुई। रंगीन टीवी कैसे काम करता है, ये समझने से पहले ये जानना बड़ा रोचक है कि हमारी आंखें रंग कैसे देखती हैं। हाँ बताइए। हमारी आंख के पर्दे रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड्स और कोन्स।
रॉड्स बस रोशनी और अंधेरा यानी ग्रे शेड्स देखते हैं ठीक है। और कोन्स रंग पहचानते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, लाल, हरे और नीले रंग के लिए सेंसिटिव। हमारा दिमाग इन्हीं 3 बेसिक रंगों RGB के सिग्नल को मिलाकर लाखों रंग बना लेता है। अच्छा, तो टीवी ने भी यही RGB वाला फंडा अपनाया? बिल्कुल, टीवी इंजीनियरों ने यही किया। उन्होंने तस्वीर की चमक, जिसे लुमिनेंस कहते हैं, उसको अलग किया और रंग की जानकारी यानी क्रोमिनेंस को अलग। और कमाल की बात ये थी, जैसा कि सूत्रों में लिखा है, कि उन्होंने लुमिनेंस सिग्नल को ऐसा बनाया कि वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर भी बिल्कुल वैसा ही दिखे। हाँ, जैसा ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल होता था। मतलब जब रंगीन प्रोग्राम शुरू हुए तो जिनके पास पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे वो भी देख सकते थे, बस रंग नहीं दिखते थे। ये कंपैटिबिलिटी या संगतता बहुत जरूरी थी। वाकई ये तो बड़ी चालाकी वाली इंजीनियरिंग थी। हाँ, क्योंकि शुरू के कुछ रंगीन सिस्टम कंपैटिबल नहीं थे। जैसे अमेरिका में CBS का एक सिस्टम था, उसमें रंगीन फिल्टर वाली घूमने वाली डिस्क लगी होती थी। ब्रिटेन की पाई कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही दिखाया था। लेकिन उनमें दिक्कतें थीं। जी, एक तो वो पुराने टीवी पर नहीं चलते थे और दूसरा उनसे तस्वीर भी थोड़ी कांपती हुई या फ्लिकर करती हुई दिखती थी, तो वो ज्यादा चले नहीं। तो हल निकला कंपैटिबल सिस्टम से। अमेरिका में बना NTSC स्टैंडर्ड। हाँ, NTSC। इसने रंगीन जानकारी को ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल के साथ मिला दिया। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, टिंट या रंगत कंट्रोल की। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में कि लोगों के चेहरे हरे या बैंगनी दिखने लगते थे। बिल्कुल, सिग्नल जरा सा भी इधर उधर हुआ तो रंग बिगड़ जाते थे। लोगों को अक्सर टीवी पर एक नॉब होता है टिंट का, उसे घुमाकर रंग ठीक करना पड़ता था। शायद कुछ लोगों को याद भी हो वो जमाना। हाँ, जरूर होगा। तो इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूरोप में, खासकर जर्मनी में, पैल सिस्टम बनाया गया, फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन। अच्छा, पैल, वो कैसे काम करता था? जैसा नाम है, यह हर दूसरी लाइन पर रंग सिग्नल के फेज को उलट देता था। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका नतीजा ये होता था कि टीवी सेट खुद ही रंगत की गड़बड़ियों को कैंसिल कर देता था। मतलब पैल वाले टीवी पर रंग ज्यादा स्टेबल रहते थे। हाँ बिल्कुल, रंग अपने आप सही रहते थे ज्यादातर। मास्क, CRT तकनीक। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होती थी, लाल, हरी, नीली लाइट के लिए। स्क्रीन पर तीनों रंगों के फॉस्फर डॉट्स बहुत पास-पास लगे होते थे। ठीक है। और बीच में एक मेटल की शीट होती थी जिसमें बहुत बारीक छेद होते थे, शैडो मास्क। ये मास्क पक्का करता था कि लाल वाली गन से निकली इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ लाल डॉट पर ही पड़े, हरी वाली हरे पर और नीली वाली नीले पर। वाह, काफी सटीक इंतजाम था। जी। और कैमरे की बात करें तो पाई का LDK5 कैमरा उस जमाने का बहुत एडवांस्ड कैमरा था। उसमें प्रिज्म लगे होते थे जो आने वाली रोशनी को 3 रंगों में बांट देते थे। कमाल है। तो अब तक हमने बात की ब्रॉडकास्ट टीवी की, एंटीना वाले टीवी की। लेकिन फिर आया केबल टीवी। हाँ, केबल टीवी। इसकी शुरुआत तो बड़ी जरूरत के हिसाब से हुई थी, कम्युनिटी एंटेना टेलीविजन या कैट टीवी के तौर पर। वो कैसे? 1940 के दशक के आखिर में अमेरिका में जो पहाड़ी इलाके थे या दूर दराज की जगह हाँ। जहां टीवी सिग्नल ठीक से नहीं पहुंचता था, हाँ। तो वहां लोगों ने मिलकर क्या किया, किसी ऊंची जगह पर एक बड़ा सा एंटीना लगा लिया और फिर वहां से तार खींचकर, केबल खींचकर अपने अपने घरों तक सिग्नल ले आए। अच्छा, तो ये हवा से सिग्नल पकड़ने की बजाय तार से सिग्नल लाना था। बिल्कुल। और इस तार ने, इस केबल ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? सबसे बड़ा फायदा हुआ चैनलों की जैसे बाढ़ आ गई। हाँ। क्योंकि अब सिग्नल तार से आ रहा था तो ब्रॉडकास्टिंग की तरह फ्रीक्वेंसी की किल्लत नहीं थी। हाँ। पहले कुछ चैनल थे, अब दर्जनों, फिर सैकड़ों चैनल मुमकिन हो गए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क था। और शुरू में केबल ऑपरेटर्स को FCC, जो अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी है, उसके कड़े नियमों से भी थोड़ी छूट मिली जो ब्रॉडकास्ट पर लागू थे। तो कंटेंट पर भी असर पड़ा होगा? बिल्कुल। इसी माहौल में कंटेंट की सीमाएं थोड़ी ढीली हुई। जैसे जॉर्ज कार्लिन का वो मशहूर स्टैंड अप एक्ट था, 7 words you can't say on television। वो ब्रॉडकास्ट पर नहीं चल सकता था, पर केबल पर चला। अच्छा। HBO जैसे प्रीमियम चैनल आए, बिना विज्ञापन के फिल्में, खास शो। हाँ, HBO तो गेम चेंजर था। और केबल ने खास तौर पर युवाओं को टारगेट करने वाले चैनल भी शुरू किया ना, जैसे MTV। हाँ, MTV तो पूरा चैनल ही म्यूजिक वीडियोस के लिए था।
फिर निकोलोडियन आया बच्चों के लिए। इसने तो बच्चों की प्रोग्रामिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सही कहा, ये वाकई एक कल्चरल शिफ्ट था। केबल के बाद अगला पड़ाव था सैटेलाइट टीवी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट या डीबीएस। इसका आइडिया तो काफी पुराना था, शायद आर्थर सी क्लार्क ने दिया था। जी, साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में ही सोच लिया था कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट लगाकर पूरी दुनिया में सिग्नल भेज सकते हैं। और ये हकीकत कब बना? हकीकत बनने में टाइम लगा। टेलस्टार, सिनकॉम, इंटेलसैट जैसे सैटेलाइट्स आए। सोवियत संघ के भी अपने सिस्टम थे, मोलनिया, एक्रान। पर शुरू में ये आम लोगों के लिए नहीं था। सिग्नल पकड़ने के लिए बहुत बड़े-बड़े डिश एंटीना लगते थे। टीवी IRO कहते थे उन्हें। कितने बड़े होते थे वो? अरे, सूत्रों में लिखा है कि कभी-कभी पिछवाड़े में खड़ी एक छोटी कार जितने बड़े। बाप रे, तो ये आम लोगों के घरों में तो नहीं लग सकते थे। फिर ये बदला कैसे? 2 बड़ी चीजें हुई। एक तो सिग्नल एनालॉग से डिजिटल होने लगे। डिजिटल में कम जगह में ज्यादा चैनल भेजना मुमकिन था और क्वालिटी भी बेहतर। ठीक। और दूसरा, कंपनियों ने सिग्नल को स्क्रैम्बल करना शुरू कर दिया, मतलब कोड में बदलना, ताकि सिर्फ पैसे देने वाले सब्सक्राइबर ही डिकोडर लगाकर देख सकें। अच्छा, जैसे ताला लगाना। हाँ, एक तरह से। अमेरिका में वीडियो साइफर 2 ऐसा ही एक सिस्टम था। इससे बेशक सिग्नल की चोरी यानी पायरेसी भी बढ़ी, फिर उसके खिलाफ कानून भी बने। और फिर वो छोटे डिश वाले कनेक्शन आए। जी, फिर डायरेक्ट टीवी और डिश नेटवर्क जैसी कंपनियां आई। इन्होंने छोटे, आसानी से लग जाने वाले डिश एंटीना के साथ पूरी तरह डिजिटल सर्विस देनी शुरू की। और बस यहीं से वो बड़े-बड़े टीवी RO डिश का जमाना खत्म होने लगा। और फिर आया वो दौर जिसने शायद टीवी देखने के तरीके को सबसे ज्यादा बदला, डिजिटल टेलीविजन ट्रांजिशन, DTT या एनालॉग स्विच ऑफ, ASO। हाँ, मतलब पुराने एनालॉग सिग्नल बंद, सिर्फ डिजिटल सिग्नल चालू। ये क्यों जरूरी हो गया था? एनालॉग में क्या दिक्कत थी? कई कारण थे। एक तो डिजिटल सिग्नल भेजने में कम बिजली लगती है। दूसरा, ये रेडियो स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल करता है, मतलब हवा में जो जगह है उसमें ज्यादा चैनल फिट हो सकते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी ज्यादा है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, डिजिटल से तस्वीर और आवाज की क्वालिटी कहीं बेहतर मिलती है। HD टीवी डिजिटल से ही मुमकिन हुआ। और साथ में इंटरैक्टिव सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, ये सब चीजें भी आसान हो गईं। तो इस बदलाव के लिए दुनिया भर में अलग-अलग टेक्नोलॉजी अपनाई गई, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बना। नहीं, कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं बन पाया। यूरोप ने DVB-T और फिर T2 अपनाया। अमेरिका, कनाडा ने ATSC, जापान, ब्राजील और कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने ISDB-T। चीन ने अपना DTMB बनाया। और भारत ने यूरोप वाला DVB-T2 मानक अपनाया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा, मतलब ग्लोबल लेवल का ऑपरेशन था। सोचिए, करोड़ों टीवी सेट बदलने थे या उनमें सेट टॉप बॉक्स लगाना था। हजारों ट्रांसमीटर अपग्रेड करने थे। बहुत बड़ा काम था। लग्जमबर्ग और नीदरलैंड सबसे पहले थे। 2006 में ही पूरी तरह डिजिटल हो गए। जर्मनी में 2008 तक कर लिया। और बाकी बड़े देशों का क्या रहा? फिनलैंड ने 2007, यूके ने 2012, ऑस्ट्रेलिया 2013, जापान ने 2011-12 में। हाँ, फुकुशिमा आपदा वाले इलाकों में थोड़ा देर से हुआ। चीन ने 2021 में एनालॉग बंद किया। और भारत में ये चरणों में हुआ है ना? जी, भारत में ये फेज वाइज हुआ है। लक्ष्य 2023 तक पूरा करने का था, पर थोड़ी देरी हुई है। कुछ देशों में तो टीवी स्क्रीन पर चेतावनी भी आती थी। फिनलैंड, जापान, ब्राजील में लिखा आता था कि एनालॉग सिग्नल बंद होने वाला है। सोचिए, वो एक पूरे युग का अंत था एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन ये बदलाव हर जगह इतना आसान नहीं रहा। खासकर विकासशील देशों में, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में ये प्रोसेस या तो बहुत धीमा रहा है या भी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। क्या वजह रही? कई वजह, तकनीकी दिक्कतें, सेट टॉप बॉक्स या नई टीवी का खर्चा, आर्थिक मुद्दे, कभी-कभी राजनीतिक कारण भी। दक्षिण अफ्रीका में तो डेडलाइन कई बार बढ़ानी पड़ी। और इटली में तो ये विवादास्पद भी रहा, जैसा आपने बताया। हाँ, इटली में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहां के तब के प्रधानमंत्री पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नियमों को अपनी मीडिया कंपनी के फायदे के लिए बदला। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू भी होते हैं। सही कहा। जी। तो इस डिजिटल क्रांति के बाद अब हम एक और बड़े बदलाव के बीच में हैं। इंटरनेट, टीवी, स्ट्रीमिंग का जमाना। हाँ, कॉर्ड कटिंग जिसे कहते हैं। लोग केबल और सैटेलाइट का कनेक्शन कटवा रहे हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं,
एक यूट्यूब पोल में लगभग 79% लोगों ने कहा कि वो अब केबल नहीं देखते। और अमेरिका में पिछले 10 साल में केबल सैटेलाइट वाले घर 100 मिलियन से घटकर करीब 60 मिलियन रह गए हैं। बहुत बड़ा ड्रॉप है ये। क्यों हो रहा है ये? कई वजह हैं। एक तो केबल लगातार महंगा होता गया, फिर नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस आ गए। नेटफ्लिक्स ने 2007 में स्ट्रीमिंग शुरू की थी। हाँ, वो अपनी मर्जी से जब चाहो जो चाहो देखो। बिल्कुल, वो आज़ादी बहुत बड़ी चीज थी। फिर 2007 में हॉलीवुड में राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी। उससे नए टीवी शो कम हो गए, तो लोग ऑनलाइन कंटेंट की तरफ गए। और एक शिकायत ये भी थी कि केबल चैनलों पर एक ही तरह के शो जैसे रियलिटी टीवी बहुत ज्यादा आने लगे थे। हाँ, वो भी है। अच्छा, इसी दौर में वो एरियो वाला केस भी हुआ था ना? हाँ, एरो बड़ा दिलचस्प केस था। वो एक स्टार्टअप था जो लोगों को उनकी लोकल टीवी चैनल इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करने दे रहा था। तो फिर क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट कंपनियों ने केस कर दिया कॉपीराइट उल्लंघन का, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां एरो हार गया। इस केस ने कहीं ना कहीं लाइव टीवी और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के बीच की कानूनी हदें तय करने में मदद की। समझ गया। तो हम अब स्ट्रीमिंग के युग में हैं, लेकिन क्या इस बदलाव में हमने कुछ खोया भी है? ये अच्छा सवाल है। वो केबल वाले जमाने का चैनल सर्फिंग का मजा, रिमोट लेकर बदलते जाना और अचानक कुछ अच्छा मिल जाना, या किसी बड़े शो का इंतजार करना जब पता हो कि सब लोग एक ही टाइम पर देख रहे होंगे। हाँ, वो साझा अनुभव, जैसे मैड मैन सीरीज में वो सीन है जब चांद पर लैंडिंग हो रही है और सब टीवी के सामने जमा है। हाँ हाँ, वो एक कलेक्टिव मोमेंट था। क्या स्ट्रीमिंग हमें वैसा जुड़ाव देता है, या हम सब अपने अपने पसंद के कंटेंट के बबल में हैं? देखिए, स्ट्रीमिंग हमें चुनने की आज़ादी देता है, सुविधा देता है, जो पहले कभी नहीं थी। ये तो है। लेकिन शायद वो वाटर कूलर मोमेंट कम हो गया है। वाटर कूलर मोमेंट? हाँ, मतलब अगले दिन ऑफिस में या दोस्तों के बीच रात को देखे गए शो पे बात करना। अब तो हर कोई अपनी अपनी सीरीज अपनी रफ्तार से देख रहा है, तो वो कॉमन ग्राउंड शायद थोड़ा कम हुआ है। हाँ, ये बात तो है। और इसी बीच टीवी सेट खुद भी कितने बदल गए। वो भारी सीआरटी से पतले एलईडी, फिर क्यूएलईडी, ओलेड। बिल्कुल, तकनीक तो रुकी नहीं है, वो लगातार बेहतर होती जा रही है। तो ये था टीवी का अब तक का एक अद्भुत सफर। मैकेनिकल आइडिया से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, फिर रंग आए, फिर केबल सैटेलाइट ने दुनिया खोल दी, फिर डिजिटल का वो महाबदलाव, और अब ये स्ट्रीमिंग का दौर। इस पूरी यात्रा से हम क्या समझ सकते हैं, क्या टेक अवे है? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि तकनीक हमेशा बदलती रहती है, और ये तय करती है कि हम जानकारी कैसे पाते हैं, मनोरंजन कैसे करते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं। सही कहा। हर बदलाव कुछ फायदे लाता है, तो कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट जाती हैं। डिजिटल ने हमें शानदार क्वालिटी दी, अनगिनत ऑप्शंस दिए, लेकिन शायद वो एक साथ बैठ के देखने का जो अनुभव था वो थोड़ा बदला है। ये सुविधा बनाम समुदाय वाली बात है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि 3D टीवी बहुत चलाने, शायद वो चश्मे पहनने की मजबूरी या तकनीक की कुछ और सीमाएं। हाँ, वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और बेहतर हो रही है, OLED, QLED, माइक्रो LED आ रहे हैं, और उधर वर्चुअल रियलिटी, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR भी तेजी से बढ़ रही हैं। जी। तो क्या लगता है, क्या भविष्य में कोई ऐसा देखने का अनुभव आ सकता है जो पुराने ब्रॉडकास्ट वाले साझापन और नए डिजिटल वाली व्यक्तिगत आज़ादी दोनों का बेस्ट मिला दे, या फिर तकनीक हमें और भी ज्यादा अपने अपने डिजिटल कोनों में ही बांटती चली जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम फिर से जुड़ेंगे या और बिखरेंगे? अगली बार तक इस पर विचार कीजिएगा।